नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत शुरू से संदिग्ध थी, हमेशा से। यानी जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने उसमें बड़ी जीत हासिल की और वहीं महागठबंधन को बहुत बुरी हार मिली, तभी से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया कि महाराष्ट्र के वोटर्स एकदम पलट गए। जिन महाराष्ट्र के वोटर्स ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया, जिन वोटर्स ने इंडिया गठबंधन पर अपना भरोसा जताया, उन वोटर्स को अचानक इन 4-5 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने बिल्कुल ही इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। इस बात पर हमेशा से विपक्ष सवाल उठा रहा था और वो बार बार ये शक जाहिर कर रहा था कि हो ना हो चुनाव आयोग के कारण बीजेपी के दबाव में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, जिसका नतीजा चुनाव पर देखने मिला। जो नतीजे आए वो जिस तरह से बिल्कुल अनुमानों के विपरीत आए, उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। और इंडिया गठबंधन जब ये आरोप लगाता था तो बीजेपी ये कहती थी कि आप अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे। और हालांकि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में भी ये गड़बड़ी का आरोप लगाया, लेकिन तब वहां कांग्रेस अकेली है, तो उसकी बातों पर उतना बीजेपी ने भी ध्यान नहीं दिया, या इंडिया गठबंधन के बाकी लोग भी बोलते रहे, लेकिन उतना जोर हरियाणा में नहीं लगा। मगर महाराष्ट्र में जब ये नतीजे वैसे ही आए तो अब महाराष्ट्र के सभी दलों ने, विपक्ष के सारे दलों ने, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन जो कहलाता है, उन दलों ने मिलकर अब सबूत सामने रख दिए हैं। आज राहुल गांधी ने और संजय राउत और सुप्रिया सुले, ये तीनों नेताओं ने मिलकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें खुलकर आरोप लगाए। केवल आरोप नहीं, बल्कि उनका तो ये कहना है कि हम आरोप नहीं लगा रहे, हम आपको जो आपके आंकड़े हैं वही दिखाकर पूछ रहे हैं कि ये जो गड़बड़ी है आप इसका जवाब हमको दीजिए। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने संसद में भी इस बात को उठाया था। उन्होंने जब अभी बजट सत्र का जो अपना भाषण था उसमें उन्होंने ये कहा था कि चुनाव आयोग जो है वो हमको लिस्ट, हम मांगते हैं वोटर्स की लिस्ट, वो नहीं देता। और किस तरह शिरडी में एक बिल्डिंग में ही 7,000 मतदाता नए जुड़ गए। आज फिर राहुल गांधी ने ये आंकड़े पेश किए कि महाराष्ट्र में जितनी पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उससे कहीं ज्यादा वोटर्स हो रहे हैं। और ये किस तरह से हो रही है, मुमकिन कैसे है कि आबादी से ज्यादा मतदाता वहां पर हो जाए। और ये भी कैसे मुमकिन है कि जितने मतदाता 5 साल में नहीं बढ़े, उतने मतदाता 5 महीने में बढ़ जाते हैं, नए मतदाता जुड़ जाते हैं। तो सीधी सी मांग है चुनाव आयोग से कि आप हमको मतदाताओं के नाम, उनका एड्रेस और उनकी फोटो आप उपलब्ध करा दीजिए। वो सारी सूची हम खुद वेरीफाई कर लेंगे। तो कांग्रेस की, एनसीपी की और शिवसेना की, ये तीनों दलों की आज जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सीधी सीधी मांग की गई, जिसका जवाब चुनाव आयोग को तुरंत दे देना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो ट्वीट हुआ, जिस दौरान राहुल गांधी और सुप्रिया सुले और संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताया कि कितना वो महत्वपूर्ण है और वोटर्स उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है और वो कैसे सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उपलब्ध उन्होंने नहीं कराया। चुनाव आयोग का जो ट्वीट है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एआई जनरेटेड कोई ट्वीट है, मतलब जैसे कि एक कमांड डाल दी गई और वहां से ऑटोमेटिक कोई जवाब जो है वो पहले से तैयार हो गया। यानी चुनाव आयोग भी अब अपने बचाव में लगा है। और जब चुनाव आयोग इधर घिर रहा है, इंडिया गठबंधन ने बड़े सबूत सामने रख दिए हैं, राहुल गांधी अपने उन आरोपों पर कायम है और वो संसद में, दूसरे मंचों पर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक ही बात, एक ही मांग बार बार कर रहे हैं। और चुनाव आयोग जब उसका जवाब नहीं दे पा रहा तो जाहिर है चुनाव आयोग फंस रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। और चुनाव आयोग के इस फंसने पर दिख रहा है कि बीजेपी भी परेशान हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तो जवाब नहीं आया, लेकिन बीजेपी की तरफ से जरूर जवाब आ रहा है। तो पहले हम आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कुछ कहा, और उसके बाद मैं आपको सुनाती हूँ कि महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं, जबकि कायदे से जवाब देना चाहिए था चुनाव आयोग को। पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी को। मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर
वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 वोटर्स, 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। तो आपने सुना, यहाँ पर राहुल गांधी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो आबादी है 9.54 करोड़ लोग हैं और चुनाव आयोग जो वोटर्स की जो संख्या बता रहा है वो बता रहा है 9.70 करोड़। तो ये है चुनाव आयोग के आंकड़े और चुनाव आयोग अपने दिए आंकड़ों में फंस रहा है। चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे, और क्योंकि बार बार ऐसा नहीं है कि अभी ये राहुल गांधी ने ये बात उठाई है या संजय राउत ने या सुप्रिया सुले ने, शुरू से जब से नतीजे आए हैं तब से वो इन बातों को उठा रहे हैं कि आप हमको लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग किसी न किसी तरह बच रहा है और हमेशा वो सवालों को टालता है या वो सही जवाब नहीं देता है, घुमा फिरा कर जवाब देता है, ये दिख रहा है। और सुप्रिया सुले ने भी आज बताया कि किस तरह से उनके अपने क्षेत्र में आखिरी 3 दिनों में किस तरह से वोटर्स बढ़ गए। तो ये सही है या गलत है, इस बात की जानकारी अगर विपक्ष को नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और जब ये काली दाल ये जब सामने आ रही है तो अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो खिचड़ी पकाना चाह रही थी उसका स्वाद भी अब खराब होता हुआ दिख रहा है। तो किस तरह फंस रही है बीजेपी और किस तरह फंस गया है चुनाव आयोग, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी कल दिल्ली के नतीजे आने हैं। दिल्ली में भी बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी कोई बड़ी गड़बड़ करा सकता है। अखिलेश यादव ने उधर पहले ही मिल्कीपुर के चुनाव के नाम पर घेरा हुआ है चुनाव आयोग को। अभी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जहां पर अभी चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, वहां पर भी ये आज आरोप लगे चुनाव आयोग के ऊपर। तो ये तमाम जगहों से जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां वहां पर इस तरह से आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग पर ये उंगलियां उठ रही हैं कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जबकि इस देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी उसकी है। राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो बार बार वो इस तरह से बयान देते हैं मान लो वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उनसे सवाल उठते हैं, विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठते हैं, तो वो जवाब उस तरह से देते हैं जैसे कि बीजेपी के नेता जवाब देते हैं। और अभी भी यही हो रहा है कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और जवाब दिया है देवेंद्र फडणवीस की ओर से, पहले जवाब आ गया है। एक बार हम सुन लेते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, चूंकि मामला महाराष्ट्र का था इसीलिए शायद बीजेपी ने उनको कहा होगा कि अभी आप जवाब दे दो, कहीं और का मामला उठेगा तो हम वहां के लोगों को जवाब देने बोलेंगे। पर पहले सुनते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब दिया। हालांकि उनका यहाँ पर कोई काम था नहीं जवाब देने का, फिर भी सुनते हैं। 39 लाख वोटर्स कहाँ से आए? देखिए, वोटर्स कहाँ से आए, वोटर कहाँ आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद
उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। सर, अमरेंदु जी, देवेंद्र फडणवीस का पूरा निशाना जो था राहुल गांधी पे था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत भी थे, सुप्रिया सुले भी थी। मतलब वो चाहते तो वो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं पर भी वो बात कर सकते थे, और वो दिल्ली चुनाव को इसमें ले आए। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो कल वहां पर कोई अब आधार बचने नहीं वाला है। तो वो तो ठीक है, 2 बार से कांग्रेस का तो खाता वैसे भी नहीं खुल रहा, लेकिन फिर भी इस बार कांग्रेस ने टफ फाइट दी है, ये लोग मान रहे हैं। तो वो कल के नतीजे तो कल की बात है। आज देवेंद्र फडणवीस और क्यों वो दिल्ली चुनाव से इनको जोड़ रहे हैं, कौन मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, राहुल गांधी पर आरोप लगाना, उनको आत्मचिंतन की सलाह देना, मन बहलाने के लिए ख्याल न पालना, ये सारी सलाहें तो ठीक है वो देवेंद्र फडणवीस ने दे दी। लेकिन जो असली मुद्दा था, चुनाव आयोग के जो वोटर्स की, जो इतने वोटर 39 लाख वोटर कहां से एकदम से बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, ये जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। जवाब दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। ये क्या बताता है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो फिर यही सवाल बार बार यहाँ पर उठ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये भी है सुमित्रा जी, और चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत है वो भी है। देवेंद्र फडणवीस को भी अच्छे तरीके से मालूम है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बात कहाँ पहुंचती है, और देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से मुख्यमंत्री बने हैं ये भी देवेंद्र फडणवीस को मालूम है। तो इसलिए उनका बोलना लाजमी है, और वो बोले हैं, ठीक बोले हैं, उनको बोलना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सुमित्रा जी, 70 सालों में पहली बार हुआ है कि राजीव कुमार जो है वो जब से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं उसके बाद विपक्ष की कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी ना हो पाए, उस बीच जो है वो चुनाव आयोग ट्वीट कर ये कह दे कि हमें सबके सुझाव सुनने हैं, विपक्ष के भी सुनने हैं, और हम सबका जो है वो लिखित में उत्तर देंगे। राहुल गांधी की जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से सवाल जवाब हो रहे थे, उसी समय चुनाव आयोग ने वो ट्वीट किया। हमारी टीम के पास वो ट्वीट होगा, अंग्रेजी में है वो, अगर होगा तो वो दिखवा भी देंगे ट्वीट को। तो राहुल गांधी ने जो ट्वीट, जो चुनाव आयोग ने ट्वीट किया सुमित्रा जी, इसका मतलब कि चुनाव आयोग के पास तुरंत खबर थी, और राहुल गांधी का पहले से चूंकि तय था, और जो ये तय था कि उनके साथ सुप्रिया सुले और संजय राउत दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, तो चुनाव आयोग को समझ में आ गया था कि चूंकि राहुल गांधी महाराष्ट्र का मसला लोकसभा में उठा चुके हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मसले पर ही होनी है, और चुनाव आयोग सतर्क था। ये बात अब चुनाव आयोग की समझ में आ गई है कि अब राहुल गांधी और विपक्ष, खासतौर से इंडिया गठबंधन, चुनाव आयोग को छोड़ने वाला नहीं है। चुनाव आयोग जो भी धांधलियाँ कर रहा है उनके ऊपर अब विपक्ष की तगड़ी नज़र है, और उसको हर स्तर पर विपक्ष बेनकाब करेगा, और जो भी कानून सम्मत, विधि सम्मत तरीके हैं उसके ज़रिए चुनाव आयोग से लड़ा जाएगा। कल अखिलेश यादव ने भी जिस तरीके से बहुत सख्त टिप्पणी की, और वो टिप्पणी अखिलेश यादव की ये थी कि मैं सफ़ेद कपड़ा लाना भूल गया, सफ़ेद कपड़ा जो है इनको देता, चुनाव आयोग मर चुका है, ये सख्त टिप्पणी थी। तो आज चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक उसी समय उन्होंने ये वक्तव्य अपना, मतलब चुनाव आयोग ने जारी किया। इसका मतलब सुमित्रा जी साफ तौर पर यह है कि चुनाव आयोग भी समझ रहा है कि उसकी गड़बड़ियाँ पकड़ी जा चुकी हैं। अब इस बात का क्या उत्तर है कि जब महाराष्ट्र की आबादी 9.54 करोड़ है, और तो वहाँ मतदाता किस तरीके से 9.7 करोड़ हो गए, तो वाजिब सवाल पूछा है भाई। ये तो होता है कि लोगों के नाम छूट गए, तमाम लोगों के नाम कटे हुए हैं, तो अगर ऐसे देखा जाए तो अगर 2 या 3% लोग भी ऐसे होते हैं जिनके नाम कट गए या बदल गया, तो ये कम होने चाहिए थे भाई। 9.5 का जो, हालांकि जो एक तरह से कहा जाए चुनाव आयोग की एक प्रतिनिधि वहाँ बैठी हुई थी, पत्रकार महोदया, उन्होंने सवाल भी किया राहुल गांधी से कि जनगणना तो 2011 में हुई थी, तो ये आपके पास 2011 का डाटा है? उनका नहीं, 2011 का डाटा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो है उसका डाटा है, और ताज़ा डाटा है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, जो अपनी स्कीम चला रहा है, तो जैसे उसने महाराष्ट्र का डाटा दिया है तो उसका डाटा है ये, तो सरकार के ही डाटा है, सरकार की ही चीज़ें हैं, उसी से हम ये चीज़ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से सवाल पूछने वाले लोग भी मौजूद थे। हालांकि वो जो है वो पत्रकार महोदय हैं, उनकी आवाज़ से साफ समझ में आ रहा था कि वो कौन है। वो सबसे तेज चैनल की समझी जाती हैं, वो काफ़ी प्रिय भी हैं राहुल गांधी की, एक तरीके से कहा जाए। वो कई बार चर्चा में आ चुकी हैं अपने सवालों को लेकर। तो लेकिन राहुल गांधी से मतलब पूरी तैयारी के साथ आए थे कि क्या क्या सवाल पूछे भी जा सकते हैं और आप जो आरोप लगा रहे हैं तो उसके पीछे आपकी टर्मिनोलॉजी क्या है और आप किस तरीके से उसका डाटा लेकर आए हैं। तो राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ थे, उनसे तमाम सवाल पूछे गए, सारे सवालों के उन्होंने कायदे से जवाब दिए। अब जो सवाल उन्होंने उठाए हैं समित्रा जी, अब देखिए एक तरीके से जो देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं, इसका मतलब समित्रा जी देवेंद्र फडणवीस को ये भरोसा है कि चुनाव आयोग दिल्ली में भी वही काम करेगा जो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में काम किया जी। तभी इतनी मजबूती के साथ देवेंद्र फडणवीस बोलते हुए पाए जा रहे हैं। तो अगर इतना भरोसा है तो दूसरे लोगों की भी तैयारियां हैं कि आपको हम दिल्ली में वो नहीं करने देंगे जो आपने महाराष्ट्र में किया हो। अगर आपने किया तो फिर आपको हर स्तर पर घसीटा जाएगा। उसकी तैयारियां पहले से शुरू हो गई हैं। जब महाराष्ट्र की तैयारियां हो, दिल्ली को लेकर तो अरविंद केजरीवाल शुरू से सजग थे ही, वो बार बार जा रहे थे। यहाँ भी जो है मतलब, और कांग्रेस ने अपनी वो कमेटी बनाई ईगल के नाम से, उसने भी दिल्ली के चुनाव पर नजर रखी। तो यानी तैयारियां पूरी हैं कि अगर दिल्ली चुनाव में कोई गड़बड़ी करेगा चुनाव आयोग तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। राजीव कुमार भले ही फरवरी इस महीने रिटायर हो जाए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी फाइलें खुल सकती हैं। ये राजीव कुमार को समझना होगा। निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, चूँकि सबसे बड़े कल्प्रिट जो है उन्हीं को विपक्ष ठहरा रहा है। समित्रा जी बिल्कुल। और राजीव कुमार यहाँ पर यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी सफाई देते हुए, जिधर राहुल गांधी की इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ और उधर उनका जवाब भी आ गया। क्या था इलेक्शन कमीशन का जवाब? अंग्रेजी में है लेकिन उसको ट्वीट को एक बार देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये लिख रहे हैं कि ECI कंसीडर्स पॉलिटिकल पार्टीज एज प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स, ऑफ कोर्स द वोटर्स बीइंग द प्राइम एंड डीपली views, suggestions, questions coming from political parties. Commissions would respond in writing with full factual and procedural metrics uniformly adopted across the country. ये यहाँ पर ECI का ये जो जवाब है, अमरिंदु जी, इसको कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे चैट GPT से बिल्कुल जो ऑटो जनरेटेड जवाब की डाल दिया कि भाई ये ऐसा सा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमको क्या जवाब देना चाहिए। तो तुरंत एक वो उस भाषा में जवाब आ गया डिप्लोमेटिकली कि ये ऐसा दे दो तो अभी थोड़े देर तक के लिए सब शांत हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस बार ऐसा नहीं है कि आपने एक सांत्वना दे दी कि या बच्चों को जैसे बहलाते हैं आपने बहला दिया तो विपक्ष शांत होकर बैठे। यहाँ पर दांव पर लोकतंत्र है, क्योंकि ये बार बार देखा जा रहा है बीजेपी जिस तरह से चुनाव होते हैं या चुनाव के पहले ही वो बता देती है कि हम इतनी सीटें लेकर आएंगे। वो तो लोकसभा में नहीं चला 400 पार का नारा, क्योंकि जनता जो थी इस बार उसने खेल पलटा। लेकिन अभी महाराष्ट्र में भी बीजेपी पहले से ये तय कर रही थी कि वो जीत रही है, दिल्ली में भी उसका यही दावा है। जीत के दावे तो खैर सभी करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो ऐसा लगता है कि उसमें चुनाव आयोग का डोज जो है मिला हुआ रहता है और उसको बूस्टर उससे, तो वो ऐसा लगता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग जो है मिलकर कोई खेल कर रहे हैं। ये बात आज राहुल गांधी ने उठाई। उन्होंने कहा कि दो तरीके होते हैं, मतलब हम बुरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि आपने मैनिपुलेट किया और हम अच्छे तरीके से ये बोल सकते हैं कि आपने सही डेटा जो है वो हमको नहीं दिए। यहाँ पर संजय राउत ने एक जरूरी सवाल उठाया और उन्होंने भी कल अखिलेश यादव के बयान का आपने जिक्र किया। वो बयान भी हम आपको अपने दर्शकों को दिखाएंगे और साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर जो भी माहौल बना हुआ है, उसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में बाकायदा चुनाव आयोग का पिंडदान भी कर दिया है कि चुनाव आयोग अब उसका पूरा श्राद्ध कर्म रीति रिवाज से हो गया है। तो ये नौबत आ गई है बीजेपी के राज में और उसके बाद भी बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग का को डिफेंड कर रही है, बजाय इसके कि चुनाव आयोग खुद अपनी बात जो है आकर कहे। बहरहाल सुनते हैं संजय राउत ने आपके ओर इशारा किया है, वो क्या बता रहे हैं कि अब अगली गड़बड़ी और कहां कैसे हो सकती है और क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, एक बार उसको सुनते हैं। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं।
हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? संजय राउत ने अपने इस छोटी सी उसमें बहुत सारी गंभीर बातें कह दी। एक तो उन्होंने बिहार की बात कही। अभी खबर है कि चुनाव आयोग जो है, मतलब उसका जो एक दल है, वो होली के पहले जाने वाला है बिहार और वहां पर जायजा लेने वाला है। सितंबर तक शायद इलेक्शन की घोषणा हो जाए, नवंबर में इलेक्शन बताया जा रहा है कि बिहार में हो सकते हैं। तो अब अगला नंबर बिहार का है और वहां पर अभी से गड़बड़ी की तैयारी शुरू हो गई है। ये 39 लाख वोटर जो घूमते रहते हैं संजय राउत के मुताबिक, वो अभी बिहार जाएंगे, उसके बाद वो ये उत्तर प्रदेश भी आएंगे, ये बोल रहे हैं। और यहाँ उन्होंने जो कहा कि अगर लोकतंत्र मतलब विधानसभाओं को, लोकसभा को अगर जिंदा रखना है और जो कफन आपके ऊपर डाल दिया गया, उन्होंने कहा कि सरकार ने आपके ऊपर कफन डाला है। बहुत बड़ा इल्जाम है। और चुनाव आयोग, क्या वहां पर बैठे लोगों का जमीर वाकई मर चुका है, जो उनको इन सारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा? और मीडिया जो है वो इस सब में, क्योंकि हम अगर इस तरह से, आप ठीक है, आप केवल एक पार्टी को नहीं जिता रहे हैं अगर गड़बड़ी करके, बल्कि आप उसमें लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और ये आखिर में पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति बनते जा रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल समिता जी, चुनाव आयोग का जमीर मर चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का जमीर मर चुका है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। संजय राउत ने अपनी जो छोटी सी बात में जो आरोप लगाए समिता जी, वो आरोप साफ तौर पे समझे जा सकते हैं। हरियाणा में भी इसी तरीके से वोट बढ़े थे और ये आया कि साहब वो शाम को 6 बजे के बाद जो है वो अचानक से मतदान बढ़ गया। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, शाम को 5:59 के बाद 1 मिनट में 76 लाख नए वोट पड़ गए और उसको लेकर याचिका दायर हुई है। प्रकाश अंबेडकर जो वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता हैं, उन्होंने खुद उस पर बहस की और उस पर चुनाव आयोग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस इशू करके डाटा मांगा कि भाई जो 1 मिनट में आपने 76 लाख वोट डाले हैं, तो आपने उनको कोई टोकन दिया था, वो टोकन दिया था तो आप हमको दीजिए, कैसे आपको 1 मिनट में ये बढ़ गए 76 लाख वोट? और कौन से वोट हैं? राहुल गांधी भी आज यही सवाल कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई जितने वोटर जो थे वो 5 साल में बढ़े थे, उससे ज़्यादा जो है वो 5 महीने में बढ़ गए। तो आप हमको वोटर लिस्ट दीजिए, लोकसभा चुनाव के समय जो वोटर लिस्ट थी और जो वोटर लिस्ट विधानसभा चुनाव के समय है, वो वोटर लिस्ट आप हमको दीजिए। दोनों वोटर लिस्ट आप क्यों नहीं दे रहे? और ये तो समिता जी राजनीतिक दलों का अधिकार है कि उनको वोटर लिस्ट दी जाती है। ये तो अभी तक दी जाती रही है, चुनाव आयोग का नियम है, ये दी जाती रही है। और जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उसको लेना चाहे तो उसकी वो फीस जमा करके उससे ले सकता है, ये नियम है। तो अगर आपको लगता है कि साहब आपको खर्चा बढ़ जाएगा चुनाव आयोग पर, तो आप उसकी फीस ले लीजिए जो आप लेते हैं, लेकिन आप वोटर लिस्ट तो दीजिए दोनों। कौन कौन सी वोटर लिस्ट है और ये तो मालूम पड़े कि नए वोटर बढ़े कौन से हैं। खुद समिता जी जो चुनाव आयोग का ही एक अधिकारी है, उसने तुलजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है महाराष्ट्र की, उसमें FIR दर्ज करवाई कि 7 दिन में 1000 नए वोट के लिए आवेदन किया गया
और जब उनकी जांच की गई तो उन पतों पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, सारे उसमें जो आधार कार्ड लगाए गए थे फर्जी थे, और जिन पतों के जो एड्रेस दिए गए थे वहाँ कोई भी नहीं मिला। ये रिपोर्ट FIR खुद दर्ज कराई चुनाव आयोग के अधिकारी ने। तो जब चुनाव आयोग का अधिकारी ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बता रहा है कि एक दिन 7 दिन में 1000 वोट फर्जी बनाने के लिए इस तरीके से आवेदन आए, तो ये पुष्टि करते हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, और राहुल गांधी के आरोप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये कहा कि हम केवल ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं या हम कोई शिकायत भी नहीं कर रहे कि हम हार गए और इसमें EVM की कोई गड़बड़ी है, कोई शक हम जाहिर नहीं कर रहे हैं। हम सीधे सीधे 2 आंकड़े सामने रख रहे हैं। एक ये आंकड़ा है जो सरकार का है, चुनाव आयोग का है, और दूसरा आंकड़ा जो है वोटिंग का है। तो वो दोनों आंकड़ों की तुलना करके तो कोई भी ये सीधा सा गणित है जिसको समझना किसी के लिए कठिन नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो समीकरण है चुनाव आयोग के साथ, ये अब समझना मुश्किल होता जा रहा है कि आखिर किस तरह से चुनाव आयोग को दबाव में लेकर बीजेपी पूरा काम कर रही है। और इस पर अखिलेश यादव ने जो है, अब कल भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाया, उसके पहले भी वो लगातार बोलते रहे हैं। तो अखिलेश यादव की कल की जो टिप्पणी है उसको सुन लेते हैं कि किस तरह से वो ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है मर चुका है। सुन लेते हैं अखिलेश यादव। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के SSP को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। तो अखिलेश यादव ने एक बयान तो ये दिया था कि मैं उस पर कफन डाल देता, और दूसरा यानी सफेद चादर, उसका मतलब कफन ही है। और उसके बाद उन्होंने एक और पत्रकारों से बातचीत में एक और बात गंभीर ये कही कि 2027 में भी जब उनसे पूछा कि कौन आएगा तो उन्होंने कहा PDA आएगा, और उनसे इंडिया गठबंधन को लेकर भी सवाल हो रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने फिर उस बात को वो ले गए चुनाव आयोग तक कि किस तरह से चुनाव आयोग जो है PDA के जो वोट है उनको खत्म कर रहा है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, ये बयान भी सुन लेते हैं। ये नेतृत्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन को लेकर अभी कोई बड़ा सवाल नहीं पूछना है। ये हमारा इंडिया का अंदर का मामला है, ये हम लोग सुलझाते रहेंगे। क्या चीज? 27 में PDA चलेगा, और PDA के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें SO की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, CO नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो वोट में कहीं न कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या PDA परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो PDA के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये, वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करना है इलेक्शन कमीशन। जो है ही नहीं वोट, उनके भी डाल दिए। गाड़ी आई और गाड़ियों के नंबर हम कहो तो आपको दे दें। तो यहाँ भी अखिलेश यादव पूरे सबूत देने की बात कर रहे हैं कि हम आपको नंबर दे सकते हैं कि किन गाड़ियों में वोटर्स को लाया गया, और उन वोटर्स के वोट पड़ गए जो मर चुके हैं, जो मतलब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर आकर कोई दूसरे लोग वोट डाल गए। और ये आरोप जो है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर खासतौर पर, क्योंकि यहाँ पर ये सीट जो है बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ अगर इस बार भी बीजेपी हारी तो ये उसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। तो बीजेपी इस फैजाबाद की हार का बदला यहाँ से लेना चाहती है, और इस बार बताया जा रहा है कि 1977 से जब से चुनाव मिल्कीपुर में हो रहे हैं, कभी भी मतदान का आंकड़ा 7% से अधिक नहीं रहा। 60% हमेशा उसके आसपास रहता था, और इस बार जो है
65.35% मतदान जो हुए हैं, इसको लेकर हमेशा ये मतलब सपा जो है वो बार बार आरोप लगा रही है कि कुछ गड़बड़ हुई है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वाराणसी में चुनाव आयोग का बाकायदा पिंडदान कर दिया, उसका श्राद्ध कर दिया कि अब चुनाव आयोग मर चुका है। और उन लोग ने ये कहा कि हमने चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ ये काम किया है। और इधर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में एक पोस्टर भी बाहर लग गया है कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। ये बाकायदा कफन ओढ़ने की बात जो है अब यूपी में जोर पकड़ रही है। और इसमें यूपी के जो मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो कहते हैं कि जनता ने सपा को पूरी तरह नकार दिया है, इसलिए वो हार का ठीकरा किसी न किसी के सिर फोड़ने के लिए नई नई कहानी गढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो जयवीर सिंह है ये चुनाव आयोग का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। एक मामला आया है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, जहां पर भाजपा के जो महापौर प्रत्याशी हैं मधुसूदन यादव और बाकी पार्षदों के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो आए ही मंच पर। जो पूर्व मुख्यमंत्री और अभी विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह, वो भी आए और इस पर कांग्रेस ने शिकायत की कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, ये किस तरह से किसी पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव मतलब उसका प्रचार करने आ सकते हैं। तो इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बयान से साफ होता है कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान देती है और कांग्रेस लोगों को भड़काने का काम करती है। तो 3 जगह के उदाहरण हमने अभी अभी देख लिए अमलेंदु जी कि जहां सवाल उठे चुनाव आयोग पर और जवाब दे रही है बीजेपी, और जो गलत हुआ है उसका जवाब नहीं मिल रहा, उल्टे कांग्रेस पर या सपा पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये जो रवैया है ये क्या जाहिर कर रहा है? ये रवैया साफ जाहिर कर रहा है कि चुनाव आयोग अपना बचाव करने में सक्षम है, एक संवैधानिक संस्था है। आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आकर सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भाई सीधी सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ जो है वो काले नहीं हैं इस घोटाले में और चुनाव आयोग के साथ उसकी कोई दुरभिसंधि नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के बचाव में नहीं आना चाहिए। चुनाव आयोग अपना बचाव खुद कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई वक्तव्य आया भी तो यह है कि चुनाव आयोग सक्षम है। भाई आरोप चुनाव आयोग पर लगे, चुनाव आयोग बताए हमें तो जनता ने वोट दिया था, हम तो जनता से चुनकर आए, ये बात कही जा सकती थी। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहता हुआ नहीं सुना जा रहा कि हमें तो जनता ने वोट दिया था, हम जनता से चुनकर आए हैं। आरोप अगर चुनाव आयोग पर है तो चुनाव आयोग उसका उत्तर दे, ये कहता हुआ कोई नहीं सुना जा रहा। खुद नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव आयोग के समर्थन में भाषण दे चुके हैं जी। तो यानी एक तरीके से शर्मिष्ठा जी ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो अब ये अगर बीजेपी इतना खुलकर चुनाव आयोग के समर्थन में खड़ी है, उसके बचाव में खड़ी है, तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई दुरभिसंधि है। हालांकि आज पहली बार चुनाव आयोग दबाव में दिखाई पड़ा है शर्मिष्ठा जी कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही जो था आपने ट्वीट जो दिखाया चुनाव आयोग का, वो ट्वीट करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम सारे बातों के उत्तर लिखित में देंगे। वरना पहले होता यह था कि लिखित में जवाब दे दिए और भद्दी गालियाँ लिखकर जवाब दे दिए गए और आरोप लगा दिए गए विपक्ष के ऊपर तमाम तरीके के। लेकिन आज चुनाव आयोग को ठीक उसी समय जारी करना पड़ा अपना ये ट्वीट के जरिए वक्तव्य, जिस समय राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे थे, ख़त्म भी नहीं हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी समय उसको करना पड़ा। तो यानी कि दबाव साफ समझ में आ गया और राजीव कुमार को ये समझ में आ गया है कि वो रिटायर होकर चले भी जाएंगे तब भी ये चीज़ें उनका पिंड नहीं छोड़ेंगी और जो भी संवैधानिक तरीके होंगे, विधि सम्मत तरीके होंगे, उनके ज़रिए राजीव कुमार को कटघरे में खड़ा करेगा विपक्ष और उसकी पूरी तैयारी है। ये बात चुनाव आयोग को, राजीव कुमार को समझ में आ गई है शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, चुनाव आयोग भी अब सतर्क हो गया है, उसको ये समझ में आ गया है कि इंडिया गठबंधन इतने आसानी से अब दबने वाला नहीं है। और अमरेंद्र जी एक आखिरी सवाल का जवाब यहाँ पर चाहूंगी। जिस तरह से अखिलेश यादव से पत्रकारों ने इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल किए, उन्होंने कहा वो हमारे आपस का मामला हम देख लेंगे। और वहां पर कल भी एक तस्वीर आई जिसमें खड़गे जी जो है एक हाथ राहुल गांधी के कंधे पर, एक हाथ अखिलेश यादव के। कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों डीएमके के कार्यक्रम में जो
नई जो शिक्षा नीति और उस सबको लेकर जो यूजीसी नॉर्म्स को लेकर जो उसमें वो शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन कल बाहर एक साथ था, सदन के बाहर, जब ये विरोध हो रहा था। उसके बाद आज जो है इंडिया गठबंधन के तीन दल, मतलब ये जो महागठबंधन के तीनों दल जो हैं ये एक साथ दिखे। ये सब बार बार एक साथ दिख रहे हैं। क्या ये भी बीजेपी के लिए मतलब एक परेशान होने वाली बात है, क्योंकि उसके सारे पैतरे जो उसने सोचा था कि दिल्ली चुनाव के बाद तो सब बिखर जाएगा, या जितने, और अभी राहुल गांधी पटना गए थे, राहुल लालू जी के घर पर होकर आए, तो हर जगह इंडिया गठबंधन तो साथ में दिख रहा है। और टीएमसी के साथ भी जो थोड़ा बहुत है वो राज्यों में है, मतलब चाहे आम आदमी पार्टी के साथ देखें चाहे वहां देखें, तो एक आध दो दल अलग हो सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो वैसे पूरा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें चुनाव आयोग को क्या ये डर भी लग रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा होगा कि ये हारते जाएंगे और बिखरते जाएंगे। वैसे तो चीज जो बीजेपी की उम्मीद थी वो तो पूरी होती हुई दिख नहीं रही है यहाँ पर। देखिए समिता जी, असल में बीजेपी को आशा यही रही होगी, चुनाव आयोग को भी आशा यही रही होगी कि जैसे जैसे राज्यों में हारेंगे तो आपस में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वो आपस का संघर्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव एक दूसरे के खिलाफ बहुत कहा जाए कटु वार जो थे दोनों के बीच में हुए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये संकेत देने के लिए भी है चुनाव आयोग को कि जो आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में बदमाशियां की हैं इसको कृपया दिल्ली में मत कीजिएगा, वरना बवाल होगा। ये बताने का भी एक जो है प्रयास चुनाव आयोग को किया गया। अब चुनाव आयोग इससे करता है कि नहीं करता है वो अलग का मसला है कि वो करता है कि नहीं करता है, लेकिन ये संकेत दे दिया गया है कि आप अगर दिल्ली में भी ये बदमाशियां करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपसे हर मोर्चे पर लड़ा जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जा रहा है उस तरीके से चुनाव आयोग से भी लड़ा जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको किसी दल का एजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जो है वो भी उनके प्रमुख जो होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि उस संवैधानिक संस्थाएं अपना दायित्व तो सही से निभा पा रही है कि नहीं निभा पा रही है। तो चुनाव आयोग फेल हुआ है तो ये चीज़ सामने आएगी। दूसरा सर मित्रा जी की कुछ विघ्न संतोषी लोग जो है वो हर दल में होते हैं। समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव है जो अखिलेश यादव के चाचा भी हैं, और जब समाजवादी पार्टी भी टूटन के कगार पे थी तो उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती थी जब संघर्ष हुआ था अखिलेश यादव का। असल में रामगोपाल यादव का एक बयान आ गया था, उसके बाद ये सब कयास लगाए जाने लगे थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो अलग होने जा रही है, टीएमसी की तरफ से भी सुर आ रहे हैं। टीएमसी के ममता बनर्जी का भी जो एक फर्जी बयान चलाया गया था उस पर भी रामगोपाल यादव का बयान आ गया था। तो रामगोपाल यादव ने जो थी वो चिंगारी ये दी थी, उसका अखिलेश यादव ने एक तरह से कहा जाए, चूँकि उनके चाचा हैं तो उनको डांट तो नहीं सकते हैं चाचा को, तो लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि चाचा फर्जी बातें करते हैं, असली बात जो है वो अखिलेश यादव कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन के अंदर का मामला है और कौन क्या है ये हम अंदर तय करेंगे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और ये एक समझदारी का वक्तव्य है। जाहिर सी बात है समिता जी की जब गठबंधन का कोई लीडर चुना ही नहीं गया है तो लीडर के पद से हटाने की बात किसको हो रही है भाई? जब मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के लीडर नहीं है, राहुल गांधी गठबंधन के लीडर नहीं है, अखिलेश यादव गठबंधन के लीडर नहीं है, ममता बनर्जी गठबंधन के लीडर नहीं है, उद्धव ठाकरे नहीं है, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव नहीं है, तो कौन किसको हटा रहा है भाई? ये सवाल तो बनता है ना जी। तो जब कोई किसी को हटा ही नहीं रहा, जब होगा तब तो कोई किसी को हटाएगा, तो जब कोई किसी को हटा ही नहीं रहा तो बातें आ कहाँ से रही है? तो ये असल में रामगोपाल यादव के जो कल की एक उनका वक्तव्य आ गया था उसको लेकर हवाएं बांधने की कोशिश की गई थी। अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी के साथ चाचा को भी एक तरीके से समझाइश दे दी है और इस मीडिया को भी दे दी जो ये फर्जी का तुमार बांध रहा है समझता है। जी जी बिल्कुल। तो इंडिया गठबंधन एक है, ये बात बार बार जाहिर हो रही है और एक होना उसके लिए जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई जो है बीजेपी से है, और उस बीजेपी से जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा कि हम केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं लड़ रहे, हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, क्योंकि उसने पूरी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है। और चुनाव आयोग की जो गड़बड़ी जिसकी ओर इशारा सबूत के साथ राहुल गांधी ने आज पेश किया, वो इस बात का सबूत है कि किस तरह से बीजेपी जो है संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में लेकर काम करवा रही है, और इससे लोकतंत्र को और संविधान को बार बार खतरा हो रहा है। आज राहुल गांधी ने जिस तरह से अंबेडकर जी की फोटो और उनका जो इलेक्टोरल उसको लेकर जो बयान था वो उन्होंने दिखाया कि अंबेडकर जी क्या कहते थे वोटर्स को लेकर, और उसके बाद अखिलेश यादव की बात हमने सुनी तो उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर जी ने जिन लोगों को
हक दिए, बीजेपी उनका हक मार रही है, चुनाव आयोग उनके वोट खत्म कर रहा है। तो सारे लोग इस समय मिलकर अंबेडकर, गांधी, नेहरू के मूल्यों को स्थापित करने में विपक्ष के लोग लगे हैं और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डर यही है और इसीलिए बीजेपी जो है इस समय बौखलाई हुई है। सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग अपनी तरफ से सफाई पेश कर रहा है, लेकिन बीजेपी उससे ज्यादा बढ़कर तर्क देने में लगी हुई है और उसकी वकील बने हुई है। तो बीजेपी इस तरह वकील बनकर क्या लोकतंत्र के साथ इंसाफ कर पाएगी या और देश को अन्याय के उसमें अंधेरे में धकेलेगी, ये बड़ा सवाल है। और इस समय इंडिया गठबंधन इसी सवाल से जूझ रहा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आज राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही बताती है। अब अभी बजट सत्र चल रहा है, इसमें आगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और कल जो दिल्ली के नतीजे आते हैं उन सब पर और आगे क्या असर होगा, किस तरह से चुनाव आयोग अपनी सफाई पेश करेगा, ये देखना होगा। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।